नमस्कार दोस्तों। इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में बजाज प्लैटिना एक ऐसा नाम है जो अपना लोहा ऑलरेडी मनवा चुकी है और बहुत सारे हैप्पी यूज़र्स इस मोटरसाइकिल के आपको मिल जाएंगे। ये मोटरसाइकिल भी उनमें से एक ही है और ये हमारे घर की मोटरसाइकिल है। मेरे फादर इसको ओन करते हैं और आज हम आपके लिए इसका ओनरशिप रिव्यू लेकर आए हैं। ये मोटरसाइकिल जो है, ये पर्टिकुलर मोटरसाइकिल 125 सीसी में आती थी। अब इसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है और अब ये नहीं आती है। बजाज प्लैटिना दोस्तों बहुत सारे सेगमेंट्स में, बहुत सारे इंजन ऑप्शंस के साथ में अवेलेबल रह चुकी है। इसका जब स्टार्ट हुआ था तो ये 100 सीसी के साथ में आती थी। उसके बाद में ये 125 सीसी का मॉडल लॉन्च किया था और इस वक्त पे 100 सीसी में और 110 सीसी में आती है और अब ये ABS के ऑप्शंस के साथ में भी अवेलेबल है। इस वीडियो में हम इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के ओनर से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल के साथ कैसा रहा। ये मोटरसाइकिल लगभग 82,000 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है और ये 12 साल पुरानी है लगभग। तो काफ़ी लंबा सफ़र इस मोटरसाइकिल ने तय किया है, काफ़ी साल हो गए हैं इसको और काफ़ी किलोमीटर्स भी इसने कवर किए हैं। तो इस मोटरसाइकिल के ओनर से जानते हैं। इसके ओनर जो है वो मेरे फादर हैं, मेरे पापा हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका जो सफ़र है इस मोटरसाइकिल के साथ में वो कैसा रहा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं इस मोटरसाइकिल के ओनर और हमारे आज के गेस्ट मनोज जी का। आइए। तो आज के हमारे गेस्ट मेरे फादर हैं और वो इस मोटरसाइकिल को ओन करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में उनसे कि उनका एक्सपीरियंस के साथ में कैसा रहा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मोटरसाइकिल ये कब खरीदी और उस वक्त इसके साथ में आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे और आपने यही मोटरसाइकिल क्यों चूज़ करी? ये बाइक 12.5 साल पहले, करीब 2 जनवरी 2011 को ये परचेज़ की गई थी और उस वक्त साथ में TVS की कई बाइक्स थी और होंडा में भी स्प्लेंडर वगैरह जो पहले मॉडल्स आते थे उस टाइम पे, वो सारे अवेलेबल थे। हमको अपने हिसाब से एक हल्की गाड़ी, बहुत भारी जो ना हो, ऐसी गाड़ी की ज़रूरत थी जिसको हम आसानी से चला भी सकें, क्योंकि हम तब तक करीब लगभग 45 क्रॉस कर चुके थे और हमारी एज करीब 47-8 रही होगी उस टाइम। तो हमको अपनी उम्र के हिसाब से ही अपने लिए अच्छी गाड़ी, मतलब हल्की फुल्की गाड़ी चाहिए थी जो माइलेज भी अच्छा दे। ओके। तो उस वक्त, और जैसे स्प्लेंडर उस वक्त बहुत बड़ा नाम था और उसका माइलेज भी अच्छा था जैसा आप बता रहे हो, तो आपने वो गाड़ी क्यों चूज़ नहीं करी और इसको क्यों उठाया आपने? क्योंकि हमने जब शुरुआत में मैं साइकिल छोड़ करके जब मतलब स्कूटर या मोटरसाइकिल की रेंज में आया, तो उस वक्त से ही मैंने सबसे पहले बजाज का ही स्कूटर पसंद किया। एक पहला स्कूटर सन 93 में लिया गया, बजाज का कब था। उसका एवरेज बहुत अच्छा हुआ करता था, उस वक्त 50 का एवरेज देता था। उसके बाद फिर एक 97 में फिर बजाज का एक स्कूटर कब का ख़रीदा गया जो करीब 2003 तक मेरे पास रहा। और वो चालू कंडीशन में ही लास्ट में खड़ा रहा। और उस वक्त हमने फिर बॉक्सर की, बजाज की बॉक्सर बाइक खरीदी जो करीब हमारे पास रही 2003 से 2011 तक। तो टोटल हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बजाज के साथ बहुत अच्छा था। तो दोस्तों यहाँ पर ये नोट करने की बात है कि एक सेंटीमेंट जो ब्रांड के साथ में जुड़ जाता है, जैसे कि पापा ने बताया कि बजाज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो यूज़ कर चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ में। इसके लिए उन्होंने बजाज की जो प्लैटिना है उसको चूज़ किया ओवर अदर ऑप्शंस लाइक स्प्लेंडर या फिर कोई और TVS की मोटरसाइकिल। और एक चीज़ और है, बजाज कंपनी जो फाइनेंसिंग की इनकी सुविधा भी बहुत अच्छी है। आप अपना कुछ भी अमाउंट दे करके बैलेंस अमाउंट फाइनेंस करवा सकते हैं इजी वे में। उसके लिए भी कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, आराम से होता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और बाकी अदर बाइक में जैसे होंडा की जो बाइक हैं उनमें गियर जो पीछे पड़ता है और कैंसिल आगे होता है। तो इसमें चूँकि आगे पड़ता है तो हमको ये ज़्यादा आसान समझ में आता है। तो आदत पड़ जाती है टाइम के साथ। देखिए ये ज़्यादा आसान है कि आगे गियर डाल के पीछे बैक को करके उसको कैंसिल करना। दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल रीजंस रहे कि क्यों बजाज प्लैटिना को चूज़ किया गया ओवर अदर ऑप्शंस। तो अब इसकी प्राइसिंग पर आते हैं। उस वक्त आपने मोटरसाइकिल कितने में परचेज़ की थी? ये
अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के करीब थी ऑन रोड। ओके, तो ये उस वक्त इन्होंने ऑन रोड 50,000 के आसपास में खरीदी थी। अब इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो करीब 70,000 से 75,000 के बीच का है। अलग अलग वेरिएंट्स का अलग अलग डिफर करता है, पर ये 125 सीसी था। अब 125 सीसी मॉडल आता नहीं है, अब 110 और 100 सीसी का मॉडल इसमें अवेलेबल है। तो अब एक ओवरऑल हमें आइडिया दीजिए ब्रीफ में कि इस मोटरसाइकिल के साथ में आपके जो 12 साल और 80-82 किलोमीटर का जो अनुभव है वो कैसा रहा? जब मैंने इस बाइक को लिया था तब मेरे रिटायरमेंट में 8 से 10 साल बाकी थे, और इसमें मेरा रिटायरमेंट तक पूरा सफ़र बहुत अच्छा गुजारा। ओके। और बहुत कोऑपरेटिव बाइक रही, इसमें कोई बड़ा खर्चा कभी नहीं आया। अच्छा। इसका आज तक इंजन नहीं खुला है। अरे वाह। और इसके पहले की जो बाइक्स थी उनमें अक्सर हमने देखा है कि उसके ये शॉकर्स वगैरह लीक कर जाते हैं, उनको कई बार फिट कराना पड़ता है, ये समस्याएं आती हैं। जबकि इसमें ऐसी कोई समस्या आज तक नहीं, ना ही इसका कोई शॉकर लीक हुआ है, ना ही ये इसका इंजन खुला है आज तक। ओके। और बाकी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का छोटे मोटे तो आते रहते हैं, बाकी कोई बड़ा इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हुई आज तक। इसने कभी रास्ते में फंसाया नहीं। और कुछ बाइक और स्कूटर्स होते हैं बारिश के सीजन में अक्सर जब कमर तक घुटने तक पानी भर जाता है और गाड़ी जब उससे क्रॉस होती है तो गाड़ी उससे फंस के बंद हो जाती है। ये समस्या बहुत पिछले मतलब आज से 8-10 साल पहले आया करती थी कि बहुत पानी भर जाता था। आजकल वो समस्या उतनी है नहीं। तो इस गाड़ी में हमने इस गाड़ी को कमर तक पानी में जीप टाकिस से लेके और ये गौशाला चौराहे तक बीच में पानी बहुत भयंकर भरता था, और मैंने कमर तक पानी में इसको गाड़ी को उधर से अंदर किया है और गाड़ी बंद नहीं हुई कहीं, पूरी सक्सेसफुल तरीके से इसने उसको पार लगाया है। तो दोस्तों, गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस पापा का काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी रिलायबल ये साबित हुई है। इसके सस्पेंशन हो, चाहे इसका इंजन हो, चाहे और भी जो मेजर पार्ट्स होते हैं, कभी आज तक कोई बड़ा प्रॉब्लम इस गाड़ी ने पापा को दिया नहीं है। अभी रिटायरमेंट के बाद भी हमको बड़ा एंजॉय करवा रही है ये गाड़ी। मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मेरा साथ दे रही है बहुत अच्छा। तो अब रिटायर हो चुके हैं पापा और अभी भी ठीक तरीके से ये चल रही है, कोई इसी को चला रहा हूँ, यही मेरा साथी है। तो ये 82,000 किलोमीटर करीब चल चुकी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसमें कुछ भी काम ना हुआ हो। इतने टाइम में कुछ ना कुछ वियर एंड टियर तो हुआ ही होगा। तो उसके बारे में बताइए कि क्या ऐसे मेजर काम इसमें रहे हैं? बहुत बड़ा काम तो इसमें नहीं हुआ है। एक आध बार चैन टूट गई है रास्ते में, जैसे चलते हुए तो चैन नहीं पड़ी है। और चैन मतलब आपने पूरा चेन स्प्रॉकेट ही चेंज किया होगा? चेन स्प्रॉकेट पूरा चेंज हुआ था। और ये बजर में ये जो आगे हेडलाइट है इसमें कभी कभी पानी चला जाता था, तो फिर बाद में एक एक्सीडेंट में कुछ डैमेज भी हो गया, तो फिर पूरा सिस्टम भी आगे का ये बदला दिया गया। तो दोस्तों, इसमें कुछ नॉर्मल जो मेंटेनेंस जो होता है उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ इशू आए नहीं है अभी तक। चेन स्प्रॉकेट चेंज किया है और इसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। शुरुआत में इसकी हेडलाइट के अंदर हमेशा पानी चला जाता था। बारिश में अगर आप खड़ी करते हैं या इसको धुलवा दें तो इसके अंदर पानी हमेशा चला जाया करता था। बजाज के शोरूम में हम लोगों ने इसको दिखवाया भी, पर उन्होंने कुछ खास इस पर ध्यान नहीं दिया। वो उसको फिर से पीछे जो रबर लगा होता है उसको खोल के दोबारा लगाकर फिर से दे देते थे, लेकिन वो इशू कभी गया नहीं। बाद में एक एक्सीडेंट में इसका ये पूरा काउल डैमेज हो गया था और तब इसका सब ये पार्ट चेंज हुआ और उसके बाद ही ये समस्या सॉल्व हो पाई। अब इसमें ऐसी कोई समस्या आती नहीं है पानी भरने की। तो ये एक इशू था जो बजाज की तरफ से मुझे ऐसा लगा कि उनको इसको रेक्टिफाई करना चाहिए था, क्योंकि इनिशियली हमने इसको कंप्लेन कर दिया था लेने के कुछ समय बाद ही, पर उन्होंने कुछ खास इस पर ध्यान दिया नहीं। बाकी 12-13 साल बाद भी आज भी इसके शीशे, साइड मिरर और ये इंडिकेटर सब वही ओरिजिनल ही चल रहे हैं, कभी भी इनको चेंज नहीं कराना पड़ा अभी तक। देखिए, तारीफें तो बहुत हो गई इस गाड़ी की, ठीक है, आपने बहुत अच्छी बातें बता दी, पर लोग अपने डिसीजन जो बनाते हैं वो इस बेसिस बनाते हैं कि क्या खराबियाँ हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल के साथ में हो, चाहे वो ब्रांड के साथ में हो, आपको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो आपको फेस करनी पड़ी। कोई समस्या हमारे निगाह में अभी तक नहीं आई है, और इस कभी रात में खड़ी हो गई हो इस तरीके के हमको कहीं रास्ते में फंसा दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। और हमेशा सही रही हमारे एज फैक्टर के हिसाब से, हमारे लिए बहुत ही प्लस है ये गाड़ी। तो आपका इस मोटरसाइकिल को खरीदने के पीछे एक बड़ा रीज़न इसका माइलेज था। हाँ। तो आप इसके माइलेज के बारे में बताइए कि पहले जब आपने लिया था तब ये कितना माइलेज देती थी और अभी ये कितना माइलेज देती है?
जब ये नई नई गाड़ी आई थी उस वक्त ये 68 तक का माइलेज दे रही थी सिटी के अंदर, और बाहर थोड़ा ज़्यादा हो जाता था 4-5 किलोमीटर तक। और बाकी फिर धीरे धीरे डाउन होता रहा, काफ़ी साल तक 60-62 बना रहा। अच्छा। फिर अब ये घट के 50 पे करीब आ गया है। 50 से अब ये सही नहीं, हालांकि अभी हमने उस दिन मिस्त्री से इसको थोड़ा चेंज कराया है, सही सेटिंग कराई है, और शायद कुछ फर्क पड़ जाए। फिर भी अभी ये 1 लीटर में करीब 50 किलोमीटर करीब चल चुकी है। तो दोस्तों लगभग 12 साल और करीब 82,000 किलोमीटर चलने के बाद भी ये अभी 50 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है, प्रदान कर रही है, जो कि मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक माइलेज है सिटी के हिसाब से। हाईवे पे जैसा आप बता रहे हैं कि ये 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा देती होगी, पर हाईवे पर ये चलती है नहीं। तो ये तो इसका सिटी का एक्सपीरियंस हो गया, कैसा चलती है, कैसा रहता है। क्या आपने इसको हाईवे पर कभी लंबी दूरियों के लिए यूज़ किया है? हाँ, 1-2 बार गाँव गए तो करीब 100-150-200 किलोमीटर तक चलाया गया। कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका आपका? बढ़िया, तब भी इन्होंने रास्ते में कभी इसने हमको धोखा नहीं दिया। तो दोस्तों काफ़ी रिलायबल मोटरसाइकिल रही है ओवरऑल ये, और इसको मैंने उतना तो नहीं चलाया, पर हाँ लंबी दूरियों में मैंने भी इसको 1-2 बार यूज़ किया है गांव जाने के लिए। तो अच्छा रहा इसका एक्सपीरियंस। 80 की स्पीड तक उस वक्त ये तब नहीं आई थी, 1-2 साल हुए थे इसको, और अच्छा रिस्पॉन्स देती थी ये। साथ में इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फीचर जो है वो इसमें 5 गियर आते थे। तो हाईवे पर ये आपको मतलब आउट ऑफ ब्रेथ फील नहीं होती थी। अगर आप इसको काफ़ी देर तक लंबी दूरियों पर हाई स्पीड पर चला रहे हैं तो ऐसा नहीं लगता था कि एक और गियर होना चाहिए, क्योंकि 5 गियर ऑलरेडी इसमें मौजूद थे। तो ये इसका एक अच्छा फीचर था। उस वक्त रियरली ही इस रेंज की गाड़ियों में 5 गियर किसी भी गाड़ी में आते थे। शायद डिस्कवर भी मुझे ऐसा याद है उसमें भी 5 गियर नहीं आते थे, लेकिन इसमें आपको 5 गियर मिल जाते थे, जो एक एडेड बेनिफिट हुआ करता था। तो ये इसकी हाईवे कैपेबिलिटी और सिटी क्रूजिंग के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई। तो अब इसकी सर्विस के बारे में जानना चाहेंगे कि आप इसकी सर्विस अभी भी बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर में करवाते हैं या इसको आप बाहर करवाते हैं? नहीं, अब नहीं करवाते हैं। पहले करीब 7-8-9 साल तक तो इसको बजाज, तो 7-8 साल तक आप इसको बजाज के सर्विस सेंटर में ही कराते थे? सोसाइटी मोटर्स में जा करके सर्विस होती रही है हमेशा। तो बजाज के सर्विस सेंटर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आप इतने लंबे समय तक कराते रहे, इसका मतलब एक्सपीरियंस आपका ठीक ठाक ही रहा होगा। ठीक रहा, तभी वहाँ से करवाते रहे। फिर बाद में अब 10 साल, 8 तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए कि कैसा उनका बिहेवियर रहता था, या फिर कैसा उनका सर्विस रहती थी, पार्ट्स के जो कॉस्ट थे वो कैसे रहते थे, थोड़ा उसके बारे में। पार्ट्स तो उनके महंगे रहते थे कुछ थोड़े से। अच्छा। मार्केट के अपेक्षा कर, मार्केट में वही चीज़ कुछ उसी कंपनी की कुछ कम रेट्स में मिलती थी, वहाँ पे कुछ टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा जोड़ते थे, इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता था। ठीक है। तो हमको ज़्यादा पार्ट कभी लेने की जरूरत पड़ी नहीं वहाँ से, सिर्फ सर्विस ही होती रही ज़्यादातर, या कोई प्रॉब्लम हुई तो वो चेक हुआ। और अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि जो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं वो बहुत, उनके पास स्किल उतना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी गाड़ी बिगाड़ भी देते हैं। तो अब मैं ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ सर्विस करा रहा था, तो कई मिस्त्री परिचित थे। अच्छा। उन्हीं के हाथों में ज़्यादातर गाड़ी जाती थी, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ये कहने की है कि एक यहाँ पर सोसाइटी मोटर्स करके कानपुर में है, वहाँ पर पापा लगातार सर्विस कराते थे, तो कुछ मैकेनिक से भी जान पहचान हो गई थी, जिसकी वजह से उनको थोड़ा एक फ़ायदा मिल गया और गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विस होती रही। तो बाद में क्या रीज़न रहा कि आपने सर्विस सेंटर से स्विच करके आप बाहर सर्विस कराने लगे? क्या रीज़न रहा इस बात का? वो आफ्टर रिटायरमेंट जब ये हो गया कि अब ऑफिस जाना बंद हो गया, तो ज़्यादा चलती भी नहीं थी, सर्विस भी कम ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर उतनी दूर जा करके फिर ठीक नहीं समझे। कोई गाड़ी भी पुरानी हो ही गई उस हिसाब से, तो जब तक नई गाड़ी रहती तो उसके प्रति थोड़ा टेंशन ज़्यादा रहता है मेंटेनेंस का। अब वो ऐसा नहीं है, तो बाहर ठीक ठाक सर्विस हो जाती है इसकी। हाँ, और कॉस्टिंग क्या आती है अगर आप कंपेयर करते हैं उससे सर्विस सेंटर से? और सर्विस सेंटर में करीब 500-600 रुपये तक खर्च आता है, और बाहर करीब 300-400 रुपये तक आता है। और इंजन ऑयल जो इसका है आप कौन सा यूज़ करते हैं? एक तो DTSI का बजाज अपना इंजन ऑयल देता है। हाँ, वो काफ़ी साल तक तो वही पड़ा है, और उसके बाद फिर अब HP का डाल देते हैं। तो दोस्तों कोई बहुत अच्छा सिंथेटिक इंजन ऑयल पापा ने कभी इस गाड़ी में यूज़ नहीं किया है, वगैरह नहीं डाला कभी ज़्यादा। नॉर्मल जो इंजन ऑयल होता है वही हमेशा इस्तेमाल किया गया है इसमें, लेकिन इसका इंजन जो है वो बहुत ही रिलायबल रहा है। अभी तक ना ही इसकी क्लच प्लेट्स बदली गई हैं, ना ही इंजन में कोई भी इशू आया है।
इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसमें देख पाओगे कहीं से भी इंजन ऑयल का लीकेज या इस तरीके की कोई भी समस्या इसमें अभी तक नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से चलता रहे, परेशानी कोई क्रिएट ना करे। तो बहुत कम मोटरसाइकिल ऐसी निकलती हैं जिसमें इतना लंबा चलने के बाद भी और इतना वेयर एंड टियर, क्योंकि सिटी ट्रैफिक में चलने में वेयर एंड टियर काफ़ी पड़ता है इंजन पे, बार बार क्लच यूज़ होता है, बार बार गियर चेंज होते हैं। तो ऐसी मोटरसाइकिल बहुत कम मार्केट में आपको मिल पाएंगी या कस्टमर्स के पास आपको मिल पाएंगी। तो इतना चलने के बाद भी इतना कम वेयर एंड टियर हो गाड़ी में और बहुत ज़्यादा कोई खर्चा ना हुआ हो गाड़ी में। आमतौर पे क्लच प्लेट्स तो बहुत आसानी से 20-25-30 हज़ार किलोमीटर में चेंज हो ही जाती हैं, पर यहाँ पर आप देख पाओगे 82,000 किलोमीटर चलने के बाद भी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। ना ही गाड़ी धुआं दे रही है, ना ही कहीं से कोई लीकेज है, ना ही इंजन में कोई प्रॉब्लम है। तो इतने किलोमीटर चलने के बाद में अब इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा महसूस होता है? अभी ये आपको ठीक लगती है या फिर अभी आपको लगता है कि इसको चेंज कर देना चाहिए? नहीं, अभी मेरे लिए ठीक है और अभी इसको जब तक ये सही चलेगी तो इसको चलाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो इसका दोबारा रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे जो 26 में ड्यू है। तो दोस्तों ये 2026 में इसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन होने की ज़रूरत है और जैसा पापा का प्लान है कि अगर ये ठीक ठाक चलती रही तो इसको दोबारा से वो रजिस्ट्रेशन इसका अगले 5 साल के लिए बढ़वा लेंगे। अच्छा, अब इसके राइडिंग पोजीशन के बारे में जानना चाहेंगे, इसका कंफर्ट या जो भी चीज़ें हैं वो कैसा फील होता है? बहुत देर तक अगर आप कभी चला रहे हैं तो फैटीग्ड फील, थकावट तो बहुत फील नहीं होती? ऐसा नहीं, थकावट ऐसी कभी नहीं लगी, आराम से चलती है। अच्छा, थके हुए हाथों से तो ऐसे। अब बहुत लॉन्ग जर्नी हो 100-200 किलोमीटर तो थकावट आती है, कमर अमर में दर्द होने लगता है। लेकिन वैसे अगर सिटी चल रहे हो आप घंटे खान की जर्नी है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये इसके बारे में एक थोड़ी सी एक समस्या भी कही जा सकती है कि इसका जो व्हील बेस है काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से थोड़ी अनस्टेबल ये फील होती है कभी कभी आपको। ख़ास तौर से अगर 2 लोग बैठे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि, और काफ़ी हल्की है आगे से तो ऐसा लगता है कि आगे से उठ रही है, कभी कभी ऐसा फील होता है। और सीट इसकी काफ़ी लंबी है तो अक्सर आपने देखा होगा इस पर 3 लोग या कभी कभी 4 लोग भी बैठ के लोग ले जाते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से इसकी सीट लंबी है, 2 लोग बहुत आसानी से इस पर बहुत कंफर्टेबली इस पर चल सकते हैं। तो ये कुछ इसका सीटिंग कंफर्ट और राइडिंग पोजीशन के बारे में डिटेल्स थी। इसमें ये कुछ SNS सस्पेंशन आता था बजाज की तरफ से, इसको स्प्रिंग इन स्प्रिंग सस्पेंशन बोलते थे। 2 स्प्रिंग रहती थी, एक ये मेन स्प्रिंग, एक उसके अंदर स्प्रिंग। सस्पेंशन भी इसका ठीक ठाक रहता है, जो गड्ढे वड्ढे हैं उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर देता है। अब इसमें और भी बेहतर सस्पेंशन बजाज प्रोवाइड करता है और काफ़ी चीज़ें इसमें अच्छी लगा दी गई हैं। जैसे अब इसमें ABS वाला मॉडल भी आता है, डिस्क ब्रेक्स आते हैं, तमाम अच्छी चीज़ें इसमें लगा के दे दी गई हैं। इसमें बेसिक हेडलाइट आती थी, अब इसमें DRL भी देने लगा है बजाज। इसके टायर्स के बारे में कुछ हमें बताइए कि टायर्स ने इसके कैसे परफॉर्म किया और ये क्या फैक्ट्री फिटेड जो टायर्स थे वही हैं या फिर हमने चेंज किए हैं? नहीं, अगला टायर जो है वो तो कंपनी के साथ आया था, आज तक चेंज नहीं किया गया है। अच्छा, पीछे का टायर में उसको पहले इसमें टायर दोनों ट्यूब वाले थे और अगला अभी भी वही ट्यूब वाला कंपनी का चल रहा है। अच्छा, पिछला टायर मैंने इस पे एक बार पहले बदलाया है तो तब ट्यूबलेस डलवा दिया है, फिर उसके बाद उस पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो दोबारा एक बार फिर से ट्यूबलेस पड़ा है। अच्छा, तो मतलब ये तीसरा टायर है अभी तक की लाइफ में, तीसरा टायर है पिछला और अगला वही ओरिजिनल टायर है। तो दोस्तों पीछे का टायर इसका 2 बार चेंज हो चुका है, लेकिन ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि आगे का टायर इसका आज तक बदला नहीं, अभी घिसा भी नहीं है। घिस तो खैर ये काफ़ी गया है। अच्छा, लगभग ये एंड पर आ गया है। तो दोस्तों ये टायर काफ़ी वर्न आउट तो हो गया है, काफ़ी घिस गया है, लेकिन सरप्राइजिंग है कि ये अभी तक चल रहा है और ये वही फैक्ट्री फिटेड टायर है। बिरला का टायर है ये, जो अभी तक इसमें चल रहा है। तो ये वही ट्यूब वाला है टायर है। तो दोस्तों पहले इसके साथ इस गाड़ी में फैक्ट्री फिटेड ट्यूब वाले टायर्स आए थे, ट्यूबलेस इतने पॉपुलर नहीं थे। पीछे वाला इन्होंने चेंज करा के ट्यूब लेस कर दिया है, जो कि 2 बार चेंज हो चुका है। आगे वाला वही ट्यूब टायर अभी तक चल रहा है। और इसमें दोस्तों उस वक्त एक ये राइट कंट्रोल स्विच आया करता था, ये कई सारी बजाज की गाड़ियों में आता था, बजाज प्लैटिना में, बजाज CT 100 में, जो कि आपको फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन करने में थोड़ा हेल्प करता था। यहाँ पर आपको एक जब आप एक्सेलरेट करते थे तो एक कुछ फसाव सा महसूस होता था कि उससे ज़्यादा आप इसको रेव ना करें इसके लिए, पर ये अभी शायद ख़राब हो चुका है, उतने सही से काम नहीं करता। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट का फीचर उस वक्त आता था और
चलिए स्टार्ट करके देखते हैं कि आज के टाइम पे ये कैसा काम कर रहा है। तो सेल्फ स्टार्टर इसका बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, और एक सेल्फ में स्टार्ट भी हो जा रही है। आइए एग्जॉस्ट नोट इसका चेक कर लेते हैं। तो आवाज़ सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा कोई इशू इसमें है नहीं। हल्का फुल्का वेयर एंड टियर की तो आवाज़ रहती ही है, पर बाकी ये अभी तक कोई ख़ास इशू इसमें समझ में आता नहीं है। तो अब बताइए कि अगर आज के टाइम पे आपको कोई मोटरसाइकिल लेनी हो तो आप कौन सा ब्रांड यूज़ करेंगे, और क्या प्लैटिना ही दोबारा से लेंगे या कोई और गाड़ी लेना चाहेंगे? नहीं, आगे भी हम बजाज की कंपनी के साथ ही जाएंगे। अगर इससे कोई अच्छा मॉडल होगा तो उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई आपका जान परिचित का वो चाहता है तो उसको आप रिकमेंड करेंगे ये गाड़ी या फिर नहीं? हमारा अनुभव इसके साथ अच्छा रहा है, इसलिए उसको यही सलाह देंगे कि यही इस्तेमाल करें। ठीक है। तो दोस्तों आज के टाइम पे भी ये पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं इस गाड़ी से, और दोबारा से अगर लेते हैं तो बजाज के ब्रांड के साथ ही जाना चाहेंगे। पर अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो लेने से पहले एक टेस्ट राइड करके ज़रूर देखिए, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आप इस गाड़ी के साथ जाना चाहते हैं या फिर नहीं। तो आपका हमारे इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गाड़ी के बारे में आपने जो भी राय दी, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको इससे कुछ सहायता मिलेगी एक अच्छी गाड़ी चूज़ करने के लिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस और भी देखने को मिल जाए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।